नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं ऐसे टॉप 10 हॉट मुद्दों के बारे में जो हमारी इकोनॉमी को इन वन वे और द अदर इम्पैक्ट करने वाले। नाउ नेसेसरली मुद्दे आपको लग सकता है कि पॉलिटिकल हैं, बट पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि पॉलिटिकल कंडीशंस ही इकोनॉमिक कंडीशंस डिटरमाइन करती हैं, डिसाइड करती हैं कि इकोनॉमी कैसा काम करेगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि किन 10 मुद्दों के बारे में हम लोग बात करेंगे। फार्मर्स प्रोटेस्ट, लद्दाख प्रोटेस्ट, ईवीएम प्रोटेस्ट, मणिपुर में जो इशू चल रहा है, जो कम्युनल वायलेंस चल रहा है, कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज करना, केजरीवाल का अरेस्ट होना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का घपला एंड राम मंदिर और बैंगलोर की भी हम लोग यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। सब मुद्दों के इकोनॉमिक इम्पैक्ट को टेबल पे रखने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। जो प्रोटेस्ट या जो रीजनल इश्यूज है उनको एक ही कॉलम में समझेंगे, जैसे कि फार्मर्स प्रोटेस्ट, लद्दाख में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, मणिपुर का जो इशू है एंड साथ ही साथ ईवीएम का जो इशू है। सबसे पहले तो द मुद्दा इज कि इसे बहुत बड़े लेवल पे कवर नहीं किया जा रहा है, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल मीडिया उठा के देखते तो इंडिया की काफी थू-थू वहां पर की जा रही है, काफी बुराइयां वहां पर की जा रही हैं, ये कह के कि किस तरीके से इंडिया अपने लोगों को खुश नहीं रख पा रहा, सैटिस्फाइड नहीं रख पा रहा। नाउ नेसेसरली जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो दिक्कत तो होती है, उनके साथ कुछ ना कुछ डिमांड्स लोगों की होती है, बट यहाँ पर मुद्दे बड़े क्यों हैं? फार्मर्स प्रोटेस्ट की अगर बात करें, जो फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं उन सब चीज़ों का हम ऑलरेडी वीडियो बना के डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है इकोनॉमी के अंदर। इस एगिटेशन के कारण एक्सपेक्ट किया जा रहा है हर दिन 500 करोड़ का इकोनॉमिक लॉस क्रिएट हो सकता है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। कैसे? क्योंकि जब भी इकोनॉमी काम कैसे करती है, अगर हम सिस्टम को समझे, अगर मैं 10 रुपए खर्चा करती हूँ तो वो किसी और की इनकम बन जाती है, वो कोई मुझसे कमाई कर लेता है, एंड जो भी बंदा कमाई करता है वो आगे खर्चा करता है, वो किसी और की इनकम बनती है। इस तरीके से पैसा इकोनॉमी के अंदर घूमता है। आपका खर्चा किसी की इनकम बनती है एंड किसी और की इनकम बनती है जब ये इंसान खर्चा कर देता है। तो अगर इकोनॉमी में 500 करोड़ का लॉस हो रहा है तो वो आपकी, मेरी, सबकी जिंदगी को किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट करेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मणिपुर की। अगर हम बात करें, मणिपुर में जितने लंबे टाइम से ये वायलेंस चल रहा है, कम्युनिटीज दो लड़ रही हैं यहाँ पर, इसकी वजह से मणिपुर का बिजनेस ठप हो गया। मणिपुर में इस टाइम इन्फ्लेशन बहुत हाई है। मणिपुर जितना टैक्स दे सकता था सेंटर को, उतना टैक्स नहीं भर पा रहा है। वहां पर जो बिजनेसेस रन कर रहे थे, लोगों के धंधे ठप हो गए हैं। तो अगेन एक काफी बड़ा आप इम्पैक्ट देखेंगे सोशल डिस्टर्बेंस का इकोनॉमी के ऊपर पड़ता हुआ। अगर हम बात करें ईवीएम प्रोटेस्ट की या फिर लद्दाख प्रोटेस्ट की, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कवर भी नहीं किए जा रहे हैं ऑनेस्टली मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा, जिसकी वजह से इंडिया का मीडिया का जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होता है कि कितना किसी कंट्री का मीडिया फ्री है चीजें दिखाने के लिए, वो भी दिन पर दिन गिरता जा रहा है। हर साल इंडिया के मीडिया का रेटिंग गिरता जा रहा है, जो मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स वाला मीडिया होता है ना। लद्दाख में इशू क्या है, लद्दाख के बारे में हम आप जानते भी नहीं हैं। जब कश्मीर से 370 हटाया गया, उस टाइम लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया एंड कहा गया कि कुछ ही टाइम में आपको हम क्या कर देंगे, एक स्टेट घोषित कर देंगे। गवर्नमेंट के द्वारा ये वादा किया गया एंड इसी वादे की वजह से वहां पर गवर्नमेंट पावर में आई। जो इस टाइम पावर में हुआ क्या, लद्दाख को स्टेटहुड नहीं घोषित किया गया एंड सेंटर करने के मूड में भी नहीं दिख रही है। यूनियन टेरिटरी को कंट्रोल करती है यूनियन गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट। नाउ लद्दाख के लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग अपनी एक पर्टिकुलर स्टेट नहीं होंगे, यानी कि हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, हमारा कोई लीडर इलेक्ट नहीं होगा, हमें तो जो भी सेंटर में गवर्नमेंट आएगी वो सीधा कंट्रोल करेगी। एंड लद्दाख बहुत नेचुरली रिच है, उनका इकोसिस्टम काफ़ी बेटर है। सो व्हाट दे आर कंप्लेनिंग इज कि अगर हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा तो उसको यहाँ की कंडीशंस का पता होगा, लेकिन अगर सेंटर कंट्रोल करेगी तो वो यहाँ पे बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स खोल देगी एंड एंड ऑफ द डे जो लद्दाख का ब्यूटी है, जो इकोसिस्टम है, वो खराब हो जाएगा। इस प्रोटेस्ट को लद्दाख का मोस्ट वांटेड इनोवेटर सोनम वांगचुक लीड कर रहा है। वो 21 डे
फास्ट के ऊपर चले भी गए हैं एंड उन्होंने कहा है कि हम लोग चाइना की तरफ मार्च करना शुरू करेंगे अगर इंडिया हमारी बात नहीं सुनेगा तो। बातचीत सेंटर के साथ जो चल रही है वो सफल अभी तक नहीं हो पाई है। सोनम वांगचुक वही इंसान है जिसके बारे में हम लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी थी। जो आमिर खान का कैरेक्टर था रैंचो का, वो इन्हीं से इंस्पायर्ड था। शायद आप एंड मैं इस लद्दाख के इशू के बारे में जानते भी नहीं है, इनके बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा सीट्स नहीं है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट यहाँ पर ध्यान भी नहीं दे रही। बट क्या ये इशू छोटा है? नहीं, इसको इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है एंड इंटरनेशनल लेवल पे काफी थू-थू हो रही है। नाउ द प्रॉब्लम है, हम लोग पॉलिटिक्स के बारे में तो बात करने बैठे नहीं, हम तो बात करने बैठे कि भाई इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। चाहे फार्मर्स प्रोटेस्ट है, ईवीएम का प्रोटेस्ट है, लद्दाख का प्रोटेस्ट है, मणिपुर का इशू, इकोनॉमी पे ये इंपैक्ट पड़ रहा है कि ग्लोबल लेवल पे इंडिया का जो इमेज है वो टेंट होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, डेंटेड होता जा रहा है। उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? उसकी वजह से ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि लोग इंडिया की पॉलिटिक्स को स्टेबल नहीं मानेंगे, यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस को स्टेबल नहीं मानेंगे। तो अगर वो बिजनेस खोलना चाहते हैं तो वो इंडिया को प्रेफरेंस नहीं देंगे, यानी कि इंडिया में जो बाहर से पैसा आता है इन वन वे और द अदर, उस पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो समझने की कोशिश करेंगे क्या अभी तक हमें देखने को मिले। बट मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट कि जो ईवीएम का प्रोटेस्ट है, इलेक्टोरल वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो प्रोटेस्ट है, इसके बारे में वीडियो भी आप देख सकते हैं। नाउ द थिंग इज कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है एंड बार बार अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, वकीलों के द्वारा इस चीज को दिखाया गया कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। बहुत इजीली आप उस ईवीएम को मैनिपुलेट कर सकते हो एंड दिखा सकते हो कि सारे वोट बीजेपी, आम आदमी, कांग्रेस, अलग अलग पार्टीज को नहीं, सारे वोट सिर्फ बीजेपी को ही पड़े। इस तरीके से ईवीएम को हैक किया जा सकता है। दिस इज द मुद्दा। एंड आप कहो कि ये मुद्दा तो इंडिया में ही है, इंडिया के लोग ही ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये मुद्दा वर्ल्ड लेवल पे उठ चुका है एंड आज नहीं, 2006, 2007, 2008 इन सालों में ही बहुत बड़े बड़े नाम दिखेंगे आपको ऐसी कंट्रीज के जिन्होंने उसे बैन कर दिया। इटली, फ्रांस जो आजकल हमारे दोस्त बन रहे हैं, नीदरलैंड्स, जर्मनी, बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जिन्होंने ईवीएम को बोल दिया कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, गलत चीज है, इसे पे रोक लगाई जा रही है इन कंट्रीज के अंदर। तो इंडिया में अगर लोगों को, जो एक हम लोग जनतंत्र है, लोकतंत्र है, राइट, तो अगर लोगों की आवाज कह रही है कि ईवीएम को आप क्या कर दो, रोक लगा दो, हमें लग रहा है हमारे वोट्स के साथ यहाँ पे खिलवाड़ हो रहा, तो ईवीएम पे रोक लगाने की बात क्यों नहीं उठाई जा रही? मीडिया के द्वारा सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा? ये सारे कारण हैं जो कि हमारा ग्लोबल इमेज को टेंट करें। नाउ द थिंग इज पॉलिटिकल इश्यूज है, इकोनॉमी तो ग्रो कर ही रही है ना, इकोनॉमी ग्रो करेगी ना रशिया और चाइना की तरह। पर देन जैसे वहां पर अलीबाबा या एलेक्सी नवेलनी बने, वैसे ही ट्रीटमेंट यहाँ के ऑपोजिशन को भी देखने को मिलेगा। कांग्रेस के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी ऑफ द ऑपोजिशन, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं कहूंगी बट अ बिग पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, एंड उनके अकाउंट्स को कंप्लीटली फ्रीज कर दिया गया है जस्ट बिफोर द इलेक्शन। तो कहीं ना कहीं आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पर ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया है, ऑन द चेयर सीएम को फर्स्ट टाइम अरेस्ट किया गया है इस कंट्री के अंदर। एंड इन सभी इश्यूज को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि दुनिया को ये चीजें दिखती नहीं? इंडिया अलग अलग डेमोक्रेसी इंडेक्सेस पे, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो अपना एक डेमोक्रेसी इंडेक्स निकालते हैं कि कौन सी कंट्री कितनी डेमोक्रेटिक है, कितनी फ्री एंड फेयर है। इंडिया उस पे गिरता जा रहा है, हर लिस्ट पे इंडिया डाउनग्रेड होता जा रहा है। एंड इस बात तक बात आगे बढ़ चुकी है कि इंडिया ने ये डेमोक्रेसी के इंडेक्स में जो रैंक डाउन होता जा रहा है, इन सबको इग्नोर करके बोला हम खुद का ही डेमोक्रेसी इंडेक्स बनाएंगे, हमें ये वर्ल्ड की रैंकिंग से फर्क नहीं पड़ता, ये सब हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज कि कहीं ना कहीं मन में सवाल आता है कि शायद क्योंकि एक राइट विंग गवर्नमेंट है इसीलिए बाहर वाले लोग क्या कर रहे हैं, धक्का कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है इस गवर्नमेंट की, पर एक्चुअली इन इंडेक्सेस में इंडिया का रैंक तब भी गिराया गया था जब इंदिरा गांधी, जो कांग्रेस पार्टी की थी, जो एक सेंट्रिस्ट पार्टी है, उस टाइम भी इंडिया का रैंक गिराया गया था एंड इससे भी ज्यादा गिराया गया था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, जो कि बीजेपी से ही थे,
इंडिया का रैंक इंक्रीज किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये बात तो नहीं कही जा सकती कि क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व की सोच रखने वाली एक पार्टी है इसीलिए इन इंडेक्सेस में इंडिया के साथ धक्का किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो ऑनगोइंग मुद्दे हैं सारी दुनिया को वो दिख रहे हैं। बट अगेन नेसेसरली हम सब बुरी चीजें ही नहीं बोल सकते। गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रांगली प्रमोट किया कि क्योंकि राम मंदिर बना दिया गया है तो इंडिया का टूरिज्म बढ़ेगा एंड इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। अगर हम इस चीज को ब्रेक डाउन करें इकोनॉमी के लिए एंड समझने की कोशिश करें, पूरी दुनिया में 1.2 बिलियन हिंदूज हैं जिसमें से 95% इंडिया में ही रहते हैं, 5% लोग बाहर रहते हैं। एंड चलो बाकी टूरिज्म के रूप में भी लोग राम मंदिर आएंगे, अगर उसको भी मिला ले 5-10%, तो कितना ही बूस्ट मिल सकता है सिर्फ राम मंदिर की वजह से। क्या कहना चाहती हूँ कि जो वादा किया जा रहा है कि टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो एक्चुअली इंडिया की इकोनॉमी के लिए बूस्ट नहीं होगा, सिर्फ यूपी की इकोनॉमी के लिए बूस्ट होगा, क्योंकि राम मंदिर में जो लोग आएंगे वो इंडिया की स्टेट्स से ही होंगे इन मेजॉरिटी। तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ेगा, यूपी की इकोनॉमी बूस्ट होगी, इंडिया की इकोनॉमी पर इसका आपको कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। एंड इन सबके बीच में जो बेंगलोर वाटर क्राइसिस चल रहा है, आपको क्या लग रहा है ये इकोनॉमी को इम्पैक्ट नहीं करेगा? कहा जा रहा है 2-3 महीने में प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बट बैंगलोर इज़ द आईटी हब, ये हमारे देश का सिलिकॉन वैली है। एंड अब यहाँ पर बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं कि हम बैंगलोर रहना अफोर्ड नहीं कर सकते, बैंगलोर में पानी नहीं है, हम अपने घरों से ही काम करना पसंद करेंगे। तो जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भी इस वाटर क्राइसिस का हिट महसूस कर रही हैं। तो वन वे और द अदर इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर हम इन सभी चीज़ों को शॉर्टलिस्ट करके एंड रिजल्ट में बात करें कि फाइनली यार सिंपल भाषा में बताओ कि इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। इंडिया में फिस्कल डेट क्राइसिस आ रहा है, यानी कि इंडिया की कर्जे की सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है, कर्जा बढ़ता जा रहा है एंड उसे वापस करना एक सिरदर्दी बन चुका है। इंडिया का जो रुपीज है डॉलर के अगेंस्ट नीचे गिर चुका है, रुपए की वैल्यू दिन बर दिन गिरती जा रही है। प्रॉब्लम की बात है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से जो पैसा इंडिया के अंदर लगाया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, वो भी घटता जा रहा है, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा कंसर्न बन के उभर रहा है। तो इकोनॉमी क्या इम्पैक्ट नहीं हो रही इन पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से? डेफिनेटली इम्पैक्ट हो रही है। क्या हम और आप सतर्क हैं, जानते हैं इकोनॉमी इम्पैक्ट होगी तो आपका मेरा धंधा भी इम्पैक्ट होगा, देश में महंगाई भी बढ़ेगी, देश में बेरोजगारी तो ऑलरेडी ही आसमान छू रही है, तो ये सब कुछ हमें इम्पैक्ट करेगा। तो मुद्दा लद्दाख का या मणिपुर का नहीं है, मुद्दा आपका और मेरा है। जानकार बनिए, जानिए चीज़ों के बारे में, और ऐसे किसी टॉपिक के बारे में अगर आप हमसे समझना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।